अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जहां शहरियों को मुसलसल काले पानी की सजा मिल रही है। कोरंगी हो या लियारी, कोई इलाका सीवरेज के पानी से महफूज नहीं है। समा ने मुहिम चलाई तो PTI MNA आलमगीर खान को भी अपने ही हल्के का ख्याल आ ही गया। जी हां, NA 243 से सीवरेज का पानी भरा और CM हाउस के दरवाजे पर जाकर फेंक दिया। कहा शहर में गंदा पानी सड़कों पर खड़ा है, इदारों को शिकायत दे देकर थक गया हूं। तफसीलात के लिए देखिए अली हफीज की रिपोर्ट। ये है फिक्सिट के पानी और NA 243 से मुंतखब होने वाले MNA आलमगीर खान, जो वजीर आला हाउस के गेट पर सीवरेज का काला पानी फेंक रहे हैं। आलमगीर खान और फिक्सिट के अरकान NA 243 से ही सीवरेज का पानी भर भर कर लाए। आलमगीर खान कहते हैं मैं MNA ना होता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात शहर की तबाही के जिम्मेदार हैं। अगर मैं पहले दिन एहतजाज करता तो लोग कहते हैं MNA एहतजाज कर रहा है, इदारों से बात क्यों नहीं करता। मैं इदारों से बात भी की, मैं मायूस हूँ इदारों से। चीफ मिनिस्टर और वजीर बल्दियात जिम्मेदार है शहर की बर्बादी के। बड़ी बड़ी बातें करते थे। NA 243 की निशिस्त पर बैठने के बाद जैसे दावे और वादे भूल ही बैठे थे। हल्के के मसाइल से भी लाइल्म रहे। समा ने इनके इलाकों की अबतर सूरत हाल की निशानदेही भी की, जिसके बाद आलमगीर खान को होश आया है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सड़क पर कचरा फेंकने को जुर्म करार दे दिया। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अगर ऐसा हुआ तो हम भी अपने कारकुनों से कहेंगे कि वजीर आजम हाउस और बनी गाला पर कचरा फेंके। इस तरह कचरा उठाकर किसी सड़क पे फेंकना भी जुर्म है। अगर किसी को अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करनी है और लोगों की हमदर्दी लेनी है तो बेहतर है कि गटर के अंदर खुद बैठ जाए और बताए कि वो लोगों की तकलीफ में उनके साथ है। इस तरह की रिवायत ये डालते हैं तो इनको समझना चाहिए कि कल को पलट कर ये इनके सर पे भी आ सकती है। अगर वो ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम भी अपने कारकुनों को कहेंगे कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने जाके कचरा डालो, बनी गाला में इमरान खान के घर में जाके कचरा डालो, और इनके जितने वज़रा आला हैं दीगर सूबों में उनके घरों में जाके कचरे डालो, इनके वजीरों के घरों में कचरे डालो, ताकि इनको एहसास हो कि ये तर्ज अमल कितना तकलीफ देता है। और अब बात करते हैं सिंध असेंबली की, जहां कार्रवाई के दौरान गर्मा गर्मी हो गई। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। तैमूर तालपुर के जुमला कसने पर नुसरत सहर गुस्से में आ गई। तैमूर तालपुर ने नुसरत सहर को कहा कि उनके शौहर को नौकरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलाई, जिस पर नुसरत सहर ने उनको चुप करा दिया। ये तल्ख कलामी गर्मा गर्मी कैसे हुई, आपको दिखाते हैं। एक तो बताएं कौन सी फेवर चाहिए, फेवर दे देंगे उनको। हाजिर हम फेवर्स देंगे दोस्तों को, पार्टी अपने दोस्तों को, पार्टी वालों को। पूछना चाह रही है आपकी फेवर से अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कि हम आपसे कोई फेवर लें, तो अपनी फेवर आप अपने लोगों को दें, हमें फेवर नहीं चाहिए। आप सेकंड सप्लीमेंटरी मैं पूछ रही हूँ, माइक में कहा गया है जवाब भी तो इसी में दिया जाएगा, ऐसे थोड़ी है। आप बैठ जाएं सर, बैठ जाएं, बहुत बोलने का शौक है और मुझे लग रहा है जितनी आपकी उठक बैठक है, आपके हस्बैंड को नौकरी उठक बैठक है, बकवास बंद करो तुम। जब देखो बकवास करते रहते हो बैठकर। नुसरत साहिबा इस तरह से नहीं कहते, इस तरह से नहीं कहते। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में इरशाद रांझानी नामी मुबैना डाकू को कत्ल कर दिया गया। DIG ईस्ट आमिर फारूकी कहते हैं जख्मी इरशाद रांझानी को अस्पताल पहुंचाने में रहीम शाह ने रुकावट डाली, जिस पर इसे गिरफ्तार किया गया। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे आपको। 6 फरवरी भैंस कॉलोनी में UC चेयरमैन रहीम शाह की फायरिंग से इरशाद रांझानी नामी मुबैना डाकू का कत्ल। गोलियां लगने के बाद इरशाद रांझानी वहीं पर तड़पता रहा, मगर उसे अस्पताल न पहुंचाया गया। 5 दिन गुजरने के बाद फायरिंग करने वाले UC चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। रोका गया वहाँ पे और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट होने से उसमें डिले की गई, तो वो उसकी कल्पेबिलिटी जो है वो अब्दुल रहीम शाह के ऊपर आती है। वो साबित है कि उन्होंने रोकने की कोशिश की और लोगों को मना किया कि इसको ना उठाया जाए, जो कि कानून उनको अलाउ नहीं करता। DIG ईस्ट ने भी बता दिया कि वाकया डकैती का था। फैक्ट्स हैं, उसमें ये चीज़ साबित होती है कि ये वाकया पैसे स्नैचिंग का है। उसमें उन्होंने पैसे ड्रॉ किए थे नर्सरी के पास से और उनको वहीं से फॉलो किया गया।
DIG ईस्ट आमिर फारूकी का कहना है कि केस की तफ्तीश में कोई ज्यादती नहीं की गई, फिर भी अगर इरशाद रंझानी के घर वाले चाहेंगे तो FIR काटी जा सकती है। DIG ईस्ट के मुताबिक कॉल डेटा रिकॉर्ड से काफी मालूमात मिल चुकी हैं। अब आगे की कार्रवाई अदालत ने करनी है। इरशाद रंझानी की फैमिली के साथ, उसके भाई मुनव्वर के साथ राब्ते में है और उसने यही बताया कि वो वाक़े में बयान देगा। पेपर्स जो हैं अदालत के अंदर पेश करेंगे और अदालत के सामने फिर जब ट्रायल चलेगा उसमें जो चीज साबित होगी वो फिर आपके साथ सामने सबके आ जाएगी। मौके वारदात पर पहले पहुंचने वाले सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस क्यों देर से पहुंची और उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया, इसकी भी तहकीकात चल रही है। गफलत बरतने पर कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी ही पुलिस के खिलाफ फट पड़े। इरशाद रांझानी केस से मुतालिक बोले, मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा करने वाले अहलकारों को भी गिरफ्तार किया जाए। मैंने पुलिस से कहा है कि जो भी पुलिस वाले इसमें जिन्होंने ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, जो कत्ल में शामिल हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए। जो उसके साथ थे पहले दिन से उसको डकैत कह दिया, भाई वो डकैत है। मुझे कहते जी उसके ऊपर FIR है, तो मैंने कहा तुम्हें पिस्तौल दे दूं, जिसके ऊपर FIR है तुम गोलियां मारते रहो उसको। जिसके ऊपर FIR है ना, आप सब बंदूकें पकड़े उनको मार दे, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। इसलिए पुलिस इंडिपेंडेंट है। इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं हो सकती उसके साथ। ये होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि कराची वालों को मिल रही है काले पानी की सजा। कुरंगी 2.5 नंबर और लियारी समेत दीगर इलाकों में सीवरेज का पानी जमा है। शहरी अजियत का शिकार हैं। कराची में फैला सीवरेज का पानी ये काले पानी की सजा है जो इंतजामिया की गफलत से कराची वालों को दी जा रही है। कोरंगी 2.5 नंबर मैदान की हालत ऐसी कि 1.5 फीट तक बदबूदार पानी भरा है। रही सही कसर कचरे के अंबार ने पूरी कर दी। इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लियारी नया आबाद की सूरत हाल भी देखिए, यहाँ भी गलियों में काला पानी भरा है। लियारी वाले खरी खरी ना सुनाए तो क्या करें। गंदा पानी और हम लोग देखो, हमारे जूते देखो, ये हाल है। हमारे जो गटर का पानी है वो भी हमारे घरों में आ रहा है। हमारे बच्चे गटरों के पानी से खेल रहे हैं। ये हम लोग की जिंदगी है क्या? ये इनको बोलो तो बोलते हैं कि बजट नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ मिलता है, मगर ये लोग कोई काम नहीं करवाते। ये नया पाकिस्तान बना है जिसने ये हम लोगों के लिए मुसीबतें पैदा की है। बच्चे बेचारे ना स्कूल आ जा सकते हैं, मदरसे हैं, वहाँ भी बच्चियाँ बेचारियाँ नहीं आ सकती हैं। ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, कराची के बेशतर इलाके ऐसे ही मसाइल का शिकार हैं। लियारी सेंगोलेन में समा की निशानदेही पर कुछ काम तो शुरू हुआ, मगर दीगर इलाकों की बारी कब आएगी इसका हर कराची वाले को इंतजार है। और आपके इलाके की खराब सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? उठाएं फोन और अब पहुंचाएं अपनी आवाज। समा को व्हाट्सएप करें अपना एक पैगाम 0317172622 पर आप अपनी शिकायत बता सकते हैं। समा आपकी आवाज उठाएगा, आपके मसाइल हुक्काम बाला तक पहुंचाए जाएंगे। 0317172622 पर आप अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। आपके इलाके के मसाइल उजागर किए जाएंगे। बेटी नहीं चाहिए। लाहौर में मुबैना तौर पर हामला बीवी को कत्ल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया है कि अल्ट्रासाउंड में बेटी जाहिर होने पर शोहर ने निमरा पर दबाव डाला। कत्ल के बाद मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे आपको। बेटी पैदा क्यों कर रही हो? शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। निमरा की पुरस्रार हलाकत 4 दिन कबल फैसल टाउन में हुई। लाश कमरे के पंखे से लटकती पाई गई। वुरसा का इल्जाम है कि निमरा का शौहर अल्ट्रासाउंड में बेटी पैदा होने की रिपोर्ट पर इसकाते हमल के लिए दबाव डालता रहा। मेरी सिस्टर थी, उसने मेरे अम्मी और अब्बू को बताया कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि ये बेटी ना हो। अब्बू थे, उन्होंने कहा कि ये एक कत्ल के बराबर है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेटी नहीं चाहिए तो आप बेटी हमें दे दें। मकतूला की शादी फैसल से 4 साल पहले हुई, जो पेशावर वकील है। वारदात से कुछ अर्सा पहले निमरा की अपने भाई और 2 साला बेटे के साथ रिकॉर्ड की गई वीडियो लवाहिकीन को और रंजीदा कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स आने पर तमाम हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। स्टिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है और इसकी रोशनी पर आइंदा इंशाल्लाह आगे तफ्तीश को जो है ना वो मुकम्मल किया जाएगा।
अहले खाना के मुताबिक मुलजिम फैसल की पहली बीवी से 3 बेटियां हैं। निम्रा के साथ इसकी दूसरी शादी पहली अहलिया को तलाक देने के बाद हुई थी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची से आपको खबर दें, जहां इरशाद रांझानी की हलाकत के खिलाफ शार फैसल पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसके बाइस नेशनल स्टेडियम और रिंग रोड समेत अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। मजीद बात करेंगे अपने रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम से, जो ट्रैक कारसाज की जानिब जाता है, उस ट्रैक से हम गुजर रहे हैं और यहाँ शदीद ट्रैफिक जैम है। गाड़ियां, लंबी कतारें लग चुकी हैं गाड़ियों की और लोग फंसे हुए हैं गाड़ियों में, इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम जो है वो ख़त्म हो और लोग यहाँ से जो है वो गुजरना शुरू करें। मैं आपको हालत दिखाना चाहूँगा। ये जो है वो कारसाज ब्रिज है और एक ट्रैक आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, क्योंकि वहां से गाड़ियों का कोई गुजर नहीं है। दूसरी जानिब जो कारसाज जाने वाला रोड है, जो कारसाज ब्रिज के ऊपर से हम घूमकर उतरते हैं और शारा फैसल लेते हुए सदर की जानिब जाते हैं, तो वो ट्रैक पूरा पैक है। यहाँ पर अवामी मरकज के करीब एहतजाज जो है वो किया जा रहा है और इसी एहतजाज के बाइस जो है ये ट्रैफिक जैम जो है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इस रोड को जो है वो खोला जाए ताकि वो अपनी मंजिलों तक जो है वो पहुंच सकें। जी अहमद, आपने हमें आगाह किया है, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी के करीब ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमें मोहम्मद अली हफीज। अली, क्या सूरत हाल है, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची के शारा फैसल जो मरकजी शारा है, यहाँ पर बलोच कॉलोनी पुल की जानिब से जो रास्ता एयरपोर्ट जाता है, बदतरीन ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ऑफिस से वक्त शुरू हो गया है घर जाने का। आपको कैमरे में मरगूब दिखाएंगे, आपको लंबी हजारों गाड़ियां इस वक्त शारा फैसल पे जो है बम्पर टू बम्पर मौजूद है। गाड़ियों जो है बदतरीन ट्रैफिक जाम है इस वक्त शारा फैसल पर, आपको देख सकते हैं गाड़ियों की जो है भरमार है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसलिए नाकाम है कि आगे अवामी मुल्क के सामने जो है एहतजाज जारी है। वहाँ पर एक कत्ल के हवाले से जो है एहतजाज हो रहा है, शुरा मौजूद है, सड़क जो है उस पर मौजूद है, इसकी वजह से जो है ट्रैफिक बदतरीन जाम है। हमारी ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है जब तक एहतजाज जारी रहेगा शारा फैसल पर ट्रैफिक की सूरत यही रहेगी। जो लोग भी सदर से एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो शारा फैसल के अलावा दीगर रास्ते इस्तेमाल करें, ये कहना है ट्रैफिक पुलिस का। ईंधन खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है जब तक एहतजाज होगा ये जो है सूरत दरपेश रहेगी। जी, और अब आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 2 बच्चों को बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया गया। वालिद ने चीहो पुकार शुरू कर दी, बाप रोता पीटता रहा और मां बच्चों को लेकर चलती बनी। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे आपको। बच्चों की जुदाई पर बाप की दुहाइयां, फैसले के बाद अदालत के इहाते में जज्बाती मनाजिर। शादबाग की नायला बीबी ने 3 बच्चों की तहवील के लिए दरखास्त दी थी। अदालत ने एक बच्चा वालिद के पास रहने दिया और 2 बच्चों को मां के हवाले कर दिया। मां के साथ जाने पर बच्चे भी रोते रहे। वालिद ने बार बार बच्चों की जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने उसे रोके रखा। कोई नहीं पढ़िया लिखिया। इसी चीखो पुकार में बच्चों की वालिदा उन्हें लेकर रवाना हो गयी। और अब बीवियों पर तशद्दुद चलेगा, ना ही शक्की मिजाज खवातीन की अपने शौहरों के बारे में बदगुमानी। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा कानून नाफिज होने जा रहा है जो मर्द के हाथ और बीवी की जुबान को लगाम डालेगा। पेशावर से अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं और मैं खैबर पख्तूनख्वा में बीवियों के साथ शोरों के भी हो गए वारे न्यारे। इंसदाद एक घरेलू तशद्दुद कानून अब बनेगा दोनों का मदावा, जिसके तहत तशद्दुद के मुर्तकिब शोर को खानी पड़ेगी जेल की हवा और साथ ही जुर्माना भी। इसमें है जी, कैद भी है, इसमें जुर्माने भी हैं, लेकिन चूंकि वो मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ सजाएं हैं तो ये एक बिल है आज पेश हो गया है। नया कानून है शक्की मिजाज बीवियों के लिए भी भारी। शोहर पर इल्जाम तराशी की सजा होगी, भारी जुर्माना, जिसे खवातीन अराकीन असम्बली ने कर दिया मुस्तरद। तशद्दुद करेगा तो वो 30,000 रुपए वो देगा और अगर बीवी उस पर झूठ बोलेगी तो वो 50,000 रुपए। कानून पर अमल दरामद के लिए जिली कमेटियां भी बनाई जाएंगी। कैमरामैन हयात खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। गुजरावाला में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में 12 साला बच्चे को हिरासत में लेकर 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली।
बच्चा मोटरसाइकिल चलाता और जहां पेट्रोल खत्म हो जाता मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो जाता। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चलाने का जुनून 12 साल बच्चे को लॉकअप तक ले गया। गुजरांवाला का नादान बच्चा चोरों जैसी हरकतें करने लगा। मोटरसाइकिल का लॉक खोलता, सड़कों पर शौक पूरा करता। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से बच्चे को पकड़ लिया। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने बच्चे की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर लीं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नैब से कल जवाब तलब कर लिया। तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी कल ही होगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आपको इस्लामाबाद से सुहेल रशीद। कोट लखपत जेल की कैद से जल्द जान छुड़ाने के जतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त। मियां साहब की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के सजा याफ्ता मुजरिम की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस पेश बताया कि हम सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं। अदालत ने करार दिया कि मंगल को ही दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी, साथ ही तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त भी सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी दरख्वास्त वापस लेना दरख्वास्त गुजार का हक है, फिर भी ख्वाजा हारिस कानूनी पेचीदगियों पर मुतमईन करें। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर को भी मंगल के रोज मुतफरिक दरख्वास्त पर जवाब देने की हिदायत कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तबीयत की खराबी का सारा ड्रामा NRO के लिए है, लेकिन ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का सब इलाज पंजाब में अच्छे से अच्छे अस्पताल में होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। क्या ड्रामा है ये? कभी जेल, कभी तेल, कभी खुशी, कभी गम, तारा राम पम पम। कभी कहते हैं अस्पताल लेकर आओ, अस्पताल पहुंचो तो कहते हैं जेल लेकर जाओ, जेल जाओ तो कहते हैं कैद तन्हाई है। सारे का सारा ड्रामा NRO के लिए है। कहते थे टैंकों के नीचे लेटेंगे, खुर्द बुर्दगान के मुंह से तैयब बुर्दगान टैंकों के नीचे लेटना सेवा ही नहीं देता। तो एक मच्छर का जना काटना जाओ जेल के अंदर आपसे बर्दाश्त से बाहर हुआ हुआ है। डॉक्टर अदनान साहब से भी मेरी गुजारिश है, आप भी इतनी सियासत ना करें। अगर हम आज रात को ही 40 और 60 खतरनाक कैदियों और मुजरिमों के साथ आपको रख देंगे, फिर आपने दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू कर देना है। कहते हैं ना कि दिल की बात कहीं लब पर ना आ जाए। लब पर जो बात आ रही है वो ये है कि लंदन जाना है, पतली गली से जाना है, यहाँ से निकलना है। ये ख्वाहिश हम नहीं पूरी कर सकते। आपका इलाज कराएंगे, दिल का भी, सीने का भी, शुगर का भी, पथरी का भी। चेयरमैनी से हटाया जा सकता है 2 बुनियादों पे। PSC के जनाब मेंबरान कसरत राय से फैसला दे दें या अदालत फैसला दे दे। मैं नहीं समझता कि ये कोई क़यामत बर्पा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह पूरे 5 साल वफाक की और सूबों की हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये अपोजिशन इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेगी, इसी तनख्वाह के ऊपर। कुछ बात आशियाना हाउसिंग केस की, जिसमें शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल हो गए। शहबाज शरीफ के वकील कल रमजान शुगर मिल्स केस में दलाइल देंगे। शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त, आशियाना हाउसिंग केस में वकील सफाई और नैब के दलाइल मुकम्मल। नैब के वकील ने दलाइल दिए, शहबाज शरीफ को ठेका मंसूख करने का इख्तियार नहीं था। शहबाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद और आज चीमा के जरिए सब कुछ कराया। अदालत ने इस्तफसार किया कि करप्शन के पैसे किस अकाउंट में गए। नैब के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ ने खुद नहीं दूसरों को फायदा पहुंचाया। नैब के मुताबिक पैरागॉन हाउसिंग को फायदा पहुंचाने के लिए ठेका मंसूख किया गया। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, पैरागॉन का मालिक कौन है? नैब के वकील बोले, नदीम ज़िया और कैसर अमीन भट्ट। फाजिल जज ने पूछा, कोई और मालिक नहीं है? नैब का जवाब नफी में था। नैब के पास शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ पेश करने के लिए ना तो कोई सबूत है और ना कोई गवाह है। जिन गवाहान की लिस्ट पेश की गई है उसमें से किसी एक गवाह ने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि शहबाज शरीफ साहब की खुदा न खास्ता इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है। कोई 1 रुपए की जमीन जो है वो ट्रांसफर नहीं की गई। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या अब नैब बेंच भी अपनी मर्जी से बनवाएगा? कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। बात करेंगे वजीर खजाना असद उमर की, जिन्होंने बता दिया कि जल्द IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा।
इस मुआहदे को आखिरी बनाएंगे। अगले बजट में टैक्स का तरीकाकार आसान करने का भी ऐलान कर दिया। ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने पर भी जोर दिया। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। इस वक्त अगर ज़रूरत है वो कर भी लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको आखिरी मुआहदा बनाना है और वो अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फ़र्क था, उसके अंदर कमी आई है, IMF ने अपनी पोजीशन बदली है। सही फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत उठेगी। टैक्स नेट बढ़ेगा दो तरीके से। एक, आसानी पैदा करेगा। जो फॉर्म है टैक्स का तमाम लोगों के लिए, अब सिर्फ छोटे ताजिर नहीं, सब के लिए, उस फॉर्म में आसानी पैदा की जाए और टैक्स जमा कराने का तरीक़ेकार जो है उसमें भी आसानी पैदा की जाए। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है टर्की के साथ। अहम खबर आपको दे, रांझानी हलाकत केस में वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। एडिशनल IG कराची को ओहदा छोड़ने के अहकाम दे दिए। बड़ी खबर है, रांझानी हलाकत केस में वज़ीर आला सिंध ने बड़ा फैसला किया है। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, इन अहकाम के नोटिफिकेशन कब तक जारी होंगे? देखिए, जरा SNGT का जो बताना है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख को ओहदा छोड़ने का अहकाम दे दिए गए हैं। जो अहकाम जो एडमिशन डिपार्टमेंट है सिंध का उसे मौसूल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि ये बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कब जारी होता है। ये इरशाद राजानी जो मुबैना तौर पर डाकू का ये मामला है उसकी हलाकत का, जिसके बाद अब जो कुछ देर पहले वज़ीर सिंध ने IG सिंध को एक खत भी लिखा था जिसमें पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर उन्होंने सवाल भी उठाए थे। और साथ साथ अब ये बड़ी खबर आई है कि वज़ीर सिंध की जानिब से एडिशनल IG कराची पुलिस डॉक्टर अमीर शेख को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। ये जो अहकाम हैं वो सिंध के SNGT डिपार्टमेंट को जो है वो मौसूल हो चुके हैं। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वज़ीर सिंध ने ये हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ही सिंध असेंबली में भी इस मामले पर बात हुई। वज़ीर आला सिंध ने इस मामले के ऊपर बरहमी का भी इजहार किया था। उनकी जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। एडिशनल IG कराची को ओहदा छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रांझानी हलाकत केस में यह बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें वज़ीर आला सिंध ने बड़ा फैसला किया है। एडिशनल IG कराची को ओहदा छोड़ने के अहकाम दे दिए गए हैं। इससे पहले सिंध असेंबली में इजहार ख्याल भी किया गया वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से, और ये कहा गया था उनकी जानिब से कि इस कत्ल के वाक़े ने उन्हें हिला दिया था। साथ ही साथ उनकी जानिब से ऐसा भी कहा गया कि पुलिस अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, लेकिन वो पुलिस को कहेंगे कि वो इंसान बने। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि पुलिस के माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों पर खुद मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान भी सिंध असेंबली के फ्लोर पर ही वज़ीर आला सिंध की जानिब से किया गया था। और ऐसे में अब ये बड़ी पेशरफ्त देखी जा रही है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है कि एडिशनल IG कराची इन्हें ओहदा छोड़ने के अहकाम दे दिए गए हैं। इरशाद रंजानी जिन्हें कराची में कत्ल किया गया, मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से इन्हें डाकू करार दिया गया। और ऐसे में आज हमने देखा कि सिंध असेंबली में इनके लिए दुआ भी कराई गई। ना सिर्फ दुआ करवाई गई बल्कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार पुलिस के रवैये पर भी किया गया। और ये कहा गया कि पुलिस को चाहिए था कि जख्मी शख्स को पहले अस्पताल लेकर जाते, लेकिन पुलिस ने ऐसा ना किया। और ऐसे में ही गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों पर मुकदमा वज़ीर आला सिंध ने खुद दर्ज करवाने का ऐलान भी किया था। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, ये बड़ा फैसला है, एडिशनल IG कराची को ओहदा छोड़ने के अहकाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मुलव्विस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का कहा गया था। जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने सिंध असेंबली में धुआंधार तकरीर की और उसमें जो है कि एक डाकू था और इसके खिलाफ जो है वो कई मुकदमात भी थे, इसके रिकॉर्ड भी मिल गए थे। उसके बावजूद जो है वो पुलिस पर ये दबाव डाला गया कि पुलिस ने जो है वो क्यों इस सिलसिले में गफलत और लापरवाही की, जबकि पुलिस का इसमें किरदार ये था कि पुलिस ने जो है वो मौके पर पहुंचकर उसको जिस तरह तमाम डाकुओं के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है उसी तरह वो उस रांझानी के साथ भी पुलिस ने यही किया। और इस सिलसिले में जब उसको अस्पताल ले जा रहे थे कि वो मर गया, तो वजीर आला का एकदम इस तरह का अमल देखकर जो है वो सिंध पुलिस के आला अफसरान में भी शदीद बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि DIG, SSPs और दीगर एडिशनल IG समेत दीगर जितने अफसरान हैं उनमें बड़ा जो है वो एक इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है और इसमें तो पुलिस ने किसी किस्म का कोई किरदार ही नहीं था। एक आम शहरी जिसका नाम रहीम शाह था, उसने जो है वो इस डाकू जिससे रकम छीनी जा रही थी, CDR रिकॉर्ड से भी पता चला
इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पता चला कि ये डाकू था। अब गफलत और लापरवाही इस हद तक थी कि जो है उसको फौरी तौर पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि हमारे माशरे में ये होता है कि पुलिस की जानिब से लोगों को तंग किया जाता है और लोग जो है वो नहीं उठाते। और उस वक्त जो रहीम शाह था वो एविडेंस ये चाहता था कि एविडेंस कोई भी जो है वो यहाँ से मिस ना हो, इसलिए जो है वो पुलिस का इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस पहुंची और पुलिस को जो है वो इसके इरशाद रंजानी के हैंडओवर किया और हैंडओवर करके जो है वो उसने अपना काम किया है, तो इससे बड़ी जो है वो महकमा पुलिस के अफसरान में भी शदीद बेचैनी पाई जाती है कि एडिशनल आईजी को हटाने के अहकाम दे दिए। बिल्कुल फैसल, इसमें अहम चीज ये भी है क्योंकि जो शख्स है जिसकी जानिब से तमाम तर अमल किया गया, फायरिंग की गई रहीम शाह, उसकी जानिब से ये बताया गया कि वारदात के दौरान उसने ये इंतहाई कदम उठाया था। तो जो वज़ीर आला सिंध का गुस्सा है क्या वो सिर्फ इस बिना पर है कि इस जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया? जी बिल्कुल, वजीर आला ने अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि ये पुलिस स्टेट नहीं है और इस तरह का अगर किसी पे मुकदमा है तो उसको गोली नहीं मारनी चाहिए। लेकिन वजीर आला ये हकीकत बताना भूल गए कि वो जो है वो मुतादिद वारदातों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और डाकू जो है वो किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। किसी आम शहरी को लूटने के दौरान गोली चलाते हुए कोई वो नहीं रखते किसी किस्म का के लिहाज। बिल्कुल फैसल, इससे पहले भी इस तरह की कई गैर मामूली वाकयात शहर कायद में पेश आ चुके हैं, दूसरे शहरों में पेश आ चुके हैं, लेकिन इस तरह का जो फैसला है वो वज़ीर आला सिंध की जानिब से पहले कभी भी नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? क्या जो आज रिएक्शन हम कराची की सड़कों पर देख रहे हैं इसके पीछे ये मामला या कुछ और? जी बिल्कुल, जो इस तरह का रिएक्शन है वजीर आला की जानिब से कभी नहीं किया गया, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में बिहारी गैंग वॉर में एक मुकाबला हुआ था जिसमें गफ्फार जकरी क्रिमिनल जो था उसका 3 साला बच्चा भी जो है वो मारा गया था। उस पर तो वजीर आला सिंध ने कुछ नहीं कहा था। इसके अलावा 22 जनवरी को नॉर्थ नाजमाबाद में एक शहरी ने जो है वो डाकू पकड़े थे जख्मी हालत में और खुद भी जख्मी हुआ था, उस पर आईजी ने इनामात भी दिए थे, जब भी नहीं हुआ। और ऐसे हमने मुतादिद वाकयात को कवर किया है जिसमें जो है वो क्रिमिनल्स अस्पताल पहुंचने से पहले मर जाते हैं। उस दौरान जो वजीर आला ने जो है बयान नहीं दिया। ऐसे डाकू भी मारे गए जिनकी टांग में गोली लगी और खून ज्यादा बहने की वजह से मर गए। लेकिन इरशाद रंजानी पे वजीर आला का ऐसा एक्शन देखने पर जो है वो तमाम पुलिस अफसरान हैरान और परेशान है। बिल्कुल फैसल, हम भी यही जानना चाहते हैं कि माजी में भी कराची में ऐसा हुआ करता था कि शहरी अपने तहत इकदामात उठाते थे, डाकुओं को तशद्दुद का निशाना बनाते थे, ऐसे वाकयात पेश भी आ चुके हैं। लेकिन इरशाद रांझानी पर इंतहाई इकदाम पहली बार उठाया गया है, इसकी वजह क्या सामने आती है? पस मंजर में क्या मालूम हो पाया? जी, इसके पस मंजर में कुछ कौम परस्तों का जो है वो दबाव मालूम चला है कि वो दबाव था और वो उस दबाव के तहत जो है वो वजीर आला भी इस दबाव में आ गए और उन्होंने जो है वो इस तरह के अहकामात दिए और इतना जो है वो सख्त बयान सिंध असेंबली में दिया। तो इस बारे में जो है पुलिस अफसरान को शदीद तशवीश पाई जाती है कि एक तरफ तो उन्हें अहकामात दिए जाते हैं कि क्रिमिनल्स को जो है वो काबू किया जाए, अवाम जो है वो अपने पास मौजूद लाइसेंस याफ्ता हथियार से डाकुओं का मुकाबला करे। अगर अवाम ऐसा करती है तो फिर जो है वो रहीम शाह जैसा उसके साथ सलूक किया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जो है वो फिर उसके खिलाफ केस किया जाता है। बिल्कुल फैसल, इस आम पेशरफ्त में एक पहलू ये भी है कि अमल उमर केस जो था उसके हवाले से सिंध असेंबली में कानून भी पास हुआ था कि कोई भी शख्स जो जख्मी होता है उससे पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तो ये भी इस तमाम सूरत में देख सकते हैं, इसे कुछ हद तक मस्बत ले सकते हैं हम। जी बिल्कुल, यही है सूरत हाल। कोई भी जख्मी हो उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे माजी में कई वाकयात हो चुके हैं और उस पर वजीर आला की कभी ऐसा रिएक्शन देखने में नहीं आया। लेकिन रांझानी केस में जो है वो वजीर आला का इतना कोई एक्शन हुआ, जुडिशनल कमिश्नर भी बना दिया गया कि वो जो है वो अदालती तहकीकात भी होगी इस वाक़े की। जबकि ये वाक़या ये है कि आवाम को जो है वो उस वक्त मदद करने से इसलिए रोका रहीम शाह ने, उसका ये मौक़िफ़ है कि शवाहिद जो है वो मिट जाते। पुलिस जो है वो इस वक्त ये कर रही है कि हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों जो है वो इस बात की सजा दी जा रही है। इससे पहले भी जो है वो कि अगर ये क्रिमिनल, इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता और ये क्रिमिनल पहले नहीं पकड़ा गया, लेकिन फैसल सवाल यहाँ पर ये है कि ये फैसला इतनी जल्दबाजी में कैसे हो गया? अभी आज मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में बरहमी का इजहार किया, क्या ये पहले से डिसाइडेड था कि इंतहाई कदम उठाया जाएगा, आईजी को हटाया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये पहले से ही डिसाइडेड था, कुछ किसी किस्म का दबाव था मुराद अली शाह
की वजह से जो है वो इस तरह का एकदम से इकदाम उठाया गया। सिंध असेंबली में भी उन्होंने जो है वो पुलिस अफसरान और पुलिस को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा ये उन्होंने अहकामात दे दिए कि फौरी तौर पर एडिशनल आईजी अपना चार्ज, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो अफसरान को तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह का दबाव ही था इनके ऊपर। इससे ये साबित होता है, अभी तो इंक्वायरी हो रही है, जबकि हमारी जो डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, इनसे भी बात हुई है। इनका ये कहना है कि ये जो रांझानी है इसके खिलाफ सिर्फ कराची में नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध में भी मुकदमात हैं और ये क्रिमिनल था, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि ये क्रिमिनल था, ये शहरी के हाथों जख्मी हुआ, तो इसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? इसको 5 गोलियां लगी थी, इसका खून ज्यादा। बिल्कुल फैसल, ये अहम एंगल है, अहम पहलू जिसकी जानिब आप भी निशानदेही करें। लेकिन इससे पहले हमने गुज़श्ता साल की अगर बात की जाए तो मावरा अदालत कत्ल जो हुए कराची की सड़कों पर एक तवील फहरिस्त है। नकीबुल्ला की बात की जाए, इंतजार अहमद की बात की जाए, नौजवान मसूद की बात की जाए, मकसूद की बात की जाए, तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि किसी भी पुलिस अफसर को उसके ओहदे से हटाया गया हो, लेकिन एक ऐसे शख्स के हवाले से जिसको पुलिस खुद डाकू कह रही है, इस तरह का कदम उठा लिया गया है। जी बिल्कुल, ये हैरानी तौर पर ये वाकयात हुए। मकसूद, नकीबुल्ला, इंतजार, जो आपने केसेस बताए, इतने बड़े बड़े केसेस हुए। उस वक्त तो वजीर आला साहब जो है वो खामोश रहे, काफी अरसे तक खामोश रहे, और इस पर वजीर आला का ऐसा रिएक्शन देखने में आ रहा है समझ से बालातर है। क्योंकि क्या कहे कि इन पर किस किस्म का दबाव है, किसी लिसानी दबाव में है, किसी जो है कौम परस्ती के दबाव में है। क्या दबाव है कि वजीर आला ने फौरन ऐसा एक्शन लिया और एक मुबैना डाकू जिसके पास से असला भी बरामद हुआ, अगर उसके असले की फॉरेंसिक की जाए तो उससे पता चलेगा कि कितने लोग जो है उससे निशाना बने। अभी वो भी चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये पुलिस के लिए जो है अफसोसनाक बात है। पुलिस अफसरान में जो है वो शदीद खौफ इराद पाया जाता है, और एडिशनल आईजी की तब्दीली ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा फैसला। बिल्कुल फैसल, आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रेशराइज भी हो सकते हैं, इंतहाई इकदाम है, एक बड़ा फैसला है, लेकिन इससे पहले भी बड़े बड़े मामलात यहाँ पर आते रहे पेश कराची में। क्या इतनी जल्दी ये फैसला हो पाना कितना मुमकिन था? क्या इतनी जल्दबाजी इस फैसले में होनी चाहिए थी? इसके अलावा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वजीर आला सिंध ने आज ये कहा कि इस कत्ल केस ने उनको हिलाकर रख दिया। क्या माजी में वाकयात की नौयत अलग थी? जी बिल्कुल, आज ही जो है वो इतना क्विक एक्शन देखने में आया कि सुबह में जो है वो रहीम शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इरशाद रंजानी को गोली मारी थी। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, फिर दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है वो एडिशनल आईजी को हटाने का कह दिया गया। तो फौरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी दबाव के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। इतनी एक्शन तो ना हमने नकीबुल्ला केस में देखा, जिसमें जो है वो नकीबुल्ला को मारा गया, ना मकसूद में देखा, ना वो बच्ची अमल जो मारी थी इनकाउंटर के दरमियान उसमें बिल्कुल नकीबुल्ला केस हो, इंतजार कत्ल केस हो या अमल उमर का वाकया हो, इतनी जल्दबाजी किसी भी मामले में देखने में नहीं सामने आई जितनी जल्दबाजी में ये फैसला सामने आ चुका है। फैसल शकील, आपने इस पर डिटेल से बात की, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली जाती मफाद के लिए एक पेज पर नजर आने लगे। अरकान असम्बली ने अहले खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रुकन निगहत और की पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है, जिसमें विफाक से बीवी, बच्चों और शौहर के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का मुतालबा किया गया है। करारदाद की किसी रुकन ने मुखालिफत नहीं की है। अब आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस में वजारत दिफा को मुलव्विस फौजी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बानी मुत्तहदा की हवालगी के लिए बरतानिया से बातचीत जारी है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। जस्टिस गुजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एफआईए ने तो हाथ खड़े कर दिए। रिपोर्ट में बताया है कि बैंकों में 28 साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि फौजी अफसरों के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों शुरू नहीं हुई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इंक्वायरी में शवाहिद सामने आने पर कोर्ट मार्शल होगा। समाअत के दौरान एमक्यूएम के बानी का भी जिक्र। जस्टिस गुजार ने पूछा, पैसे तो एमक्यूएम और इसके बानी को भी मिले थे, मगर केस में उनका नाम आया न एफआईए रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि एफआईए रिपोर्ट में मुतहिदा बानी का नाम था, वो अभी पाकिस्तान में नहीं। बरतानवी हुकूमत से बानी, एमक्यूएम और दीगर मुलजमान की हवालगी के लिए बातचीत जारी है। जल्द अहम पेशरफ्त होगी।
अदालत ने वजारत दिफा की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए फौजी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी 4 हफ्ते में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वेलकम बैक। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में इरशाद रांझानी हलाकत का वाकया सामान्य वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान को रहीम शाह का पीछा करते देखा जा सकता है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील से। फैसल, कितनी वाज़ेह ये CCTV फुटेज और कितनी मददगार साबित हो सकती है तफ्तीश के हवाले से? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जो है वो यहाँ से कैमरे जो लगे हुए थे वहाँ से 3 CCTV फुटेज मिली है, जिसमें से इरशाद रंजानी की गाड़ी जो कि वीगो है, देख सकते हैं आप कि वो जाते हुए दिखाई दे रही है, और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर सवार ये मुलजिम मान 2 हैं जो कि इसका ताकुब कर रहे थे, वो भी जो है वो पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा दीगर CCTV कैमरों की भी फुटेज हासिल की जा रही है ताकि जो है वो शवाहिद मजीद इकट्ठे किए जा सके। जी, अपडेट से शुक्रिया फैसल। एक और अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद साहब, कितनी बड़ी पेशरफ्त इसे करार दिया जा सकता है? खालिद अजीम साहब से राब्ता कायम करेंगे। आपको बताएं अहम खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तकरीबन 2 दफ़ा सऊदी अरब का दौरा किया गया था, और ऐसे में बाकायदा दावत भी दी गई थी उनकी जानिब से, जिस पर हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि आने वाले दिनों में सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान आएंगे। और इस हवाले से ये अहम पेशरफ्त देखी जा रही है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अब 16 फरवरी को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान की एडवांस सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है, जो कि सिक्योरिटी मामलात का इस्लामाबाद में जायजा लेगी। सऊदी वली अहद बड़े वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान के डॉक्टर्स की टीम और सऊदी मीडिया के वफ्द की भी आमद मुतवक्के है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म हाउस में क़याम का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी वली अहद बड़े वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी टीम का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इस मौके पर सिक्योरिटी के मामलात का जायजा लिया जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, यकीनी तौर पर तारीखी दौरा होगा, इंतहाई अहम दौरा होगा ये? जी, बहुत इम्पोर्टेंस इसकी इस लिहाज से है कि पहली मरतबा ये दौरा जो है वो सिर्फ खालिसतन जो सफारती और सियासी ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद पे नहीं है, बल्कि इसके इक़्तिसादी मकासद भी हैं। और ये खास तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त जबकि सख्त जरूरत है इस बात की कि मुल्क के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आए, उस वक्त जो सऊदी वली-ए-अहद है उनकी यहाँ आमद जो है उसके एजेंडा में मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी सरमायाकारी जो है वो उसका जायजा लिया जाएगा। और उसका हजम इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि जो इससे पहले शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी और की जानिब से, किसी और मुल्क की जानिब से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। तो इस हवाले से इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से इस दौरे को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया खालिद साहब। एक और अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राहील शरीफ की मुलाकात हुई है। दोनों अस्करी रहनुमाओं की मुलाकात GHQ में हुई है। ये खबर सामने आ रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है राहील शरीफ से, और दोनों अस्करी रहनुमाओं की ये मुलाकात GHQ में हुई है। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ, जिनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। दोनों अस्करी रहनुमाओं की ये मुलाकात GHQ में हुई है। अहम खबर है जिस मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राहील शरीफ की मुलाकात हुई है। इन दोनों अस्करी रहनुमाओं की ये मुलाकात GHQ में हुई। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।